वाजिदौली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीने की के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही था। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है, ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चखोतियां करते, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवानखाने में बाजियां होती थी, मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हो। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक उधर बाजी बिछ जाती था, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी, क्या पान मांगे है, कह दो आकर ले जाया, खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पटक दो, खाया चाहे कुत्ते को खिलावें। पर रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़, जल्दी कर। लौड़ी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था, इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौड़ी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झल्ला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए न, औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किश्तों में आपको मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे में न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाए, सुनाइए, क्यों ख्वाह ख्वाह उनका दिल दुखाएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा, एक चाल और चल लून। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनना आवेंगे मैं मुहरे में हाथ न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते, नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू ही वैसे हा सबको समझते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला है। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा, बराबर का आदमी है, उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं, कौन किसी की रोटियों चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी,
हिरिया, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेगे, आप तशरीफ ले जाए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरे ही खून पिए, जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। ये कहकर बेगम साहिबा इल्लाई हुई दीवानखाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक ना मानी। दीवानखाने के द्वार तक चली गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुड़ी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई। घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। बोलो, जाते हो हकीम के यहाँ की अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताजत गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यो सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर ये तो बताए, अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक हो तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाए। मीर साहब की बेग किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवानखाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए, इनसे कुछ मतलब न था। 8 पहर की धौस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैर में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हो, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे, मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई न कोई आफत जरूर आता है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करे। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे है। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भानड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता थी। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भीड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवानखाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई।
ये तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले कह दो घर में नहीं है। सवार घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? सवार काम तुझे क्या बता लाऊं? हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर अच्छा तो जाए, कह दिया जाएगा। सवार कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा? मिर्जा बड़ी मुसीबत बै, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने ने नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धृता बताए। उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंजे चर ली, अब भूलकर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेगाड़ में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा आने दीजिए, किश्त बचाए। लो ये किश्त। मीर तोड़खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होगे, कैसे जवान है, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा जनाब हीले न कीजिए, ये चेक में किसी और को दीजिएगा ये किश्त। मीर आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी ये किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले आज खाने की कैसी ठहरेगा? मीर अजी आज तो रोजा है, क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? मिर्जा जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है? मीर शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में हो गए। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिदौली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े काया आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर होगा, ये लीजिए शाह। मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। ये किश्त। मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द है, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिदौली शाह। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी।
वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिले आकर अपने घोंसलों में चिपई। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेड़बा पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर वही रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं। मुहरा वही रख दीजिए उसी घर में। मीर, उसमें क्यों रखूं? हाथ से मुहरा छोड़ा कब था? मिर्जा, मुहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी। फर्जी पित्ते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न ये दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजन छीलते होगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्जा, अजी जाए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिक लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है। हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायन न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे, दोनों न वहीं तड़प तड़प कर जाने दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा ने प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरते मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।